Welcome to the new session of Class 10th History Chapter 1 The Rise of Nationalism in Europe। मैं रविंद्र कुड़िया स्वागत करता हूं आपका आर्ट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आपका जर्मन यूनिफिकेशन, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि हमारा जो पिछले क्लास थी वो क्या थी, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। ये जो लिबरल्स का जो रेवोल्यूशन था किसने लीड किया, बोला कि ना जो आपके वर्कर्स है, जो पेजेंट्स है, जो वुमेन्स है, उनके पैरेलल में एक ऑफ रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। वो था एजुकेटेड मिडिल क्लास, मतलब मर्चेंट्स, बैंकर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स, इन सब ने रेवोल्यूशन किया। लेकिन उन सब में क्या था, एक छोटी सी कमी थी। मतलब क्या हुआ कि ये जो एजुकेटेड लोग थे ना, इनके अंदर ईगोइस्टिक हो गए थे ये, और इस वजह से क्या हुआ कि इनका रेवोल्यूशन क्या हो गया, फेल कर गया था। बाकी इनका और इस वाले का नोबल कोज सेम ही, क्या जर्मन यूनिफिकेशन की बात हुई, क्योंकि वो कहते ना ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, और ये क्या कहते हैं जर्मन यूनिफिकेशन। बस इतना सा फर्क था। उन्होंने क्या किया कि अपनी जो बेस है, मतलब जो उनके वर्कर, जो ग्रुप में जो वर्कर्स थे, पेजेंट्स थे, जो आपके ना पुअर आर्टिजन्स थे, जो महिलाएं थी, उनकी बात को उन्होंने दरकिनार कर दिया। और इस वजह से क्या हुआ कि जब वो राजा वापस आया वहाँ पर, क्योंकि जिसको ऑफर किया था ना कि आप यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बन जाओ, लेकिन पार्लियामेंट आपको गवर्न करेगी, तो वो चला गया था ना, तो वो वापस अपनी फोर्सेस लेकर के आया और उनको खदेड़ दिया, हरा दिया। तो क्या था कि वो एक ऐसा इवेंट था जो फेल हो गया था, लेकिन उसकी जो चिंगारी, जो क्रांति थी, वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि अभी भी वो जल रही थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक मौका बना, किसके लिए बना, प्रशिया के राजा के लिए एक मौका बना कि वो इस पूरे के पूरे जर्मन यूनिफिकेशन की लीडरशिप अपने हाथों में ले ले और किसी भी करके ना एक जर्मन यूनिफिकेशन को स्टार्ट करें। और इससे क्या होगा कि जब ये जर्मन यूनिफिकेशन होगा तो इसकी लीडरशिप क्योंकि उनके हाथ में थी, तो इस पूरे जर्मन यूनिफिकेशन के बाद में जो एम्पायर बिल्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे कि वो इसके एम्पायर होंगे। अब हमने इसको एम्पायर वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि आप ये देखोगे कि ये छोटी छोटी 39 प्रिंसिपैलिटीज़ में बटा हुआ एक रीजन है। ऐसे में 39 छोटी छोटी पूरी की पूरी प्रिंसिपैलिटी जब एक साथ में जुड़ जाएगी तो सोचो कितना बड़ा आपका कंट्री बन जाएगा, कितना बड़ा आपका दबदबा होगा, ठीक है ना। तो यही है हमारा आज का टॉपिक, वो है आपका जर्मन यूनिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर 1848, ठीक है, क्या बोल रहा, 1848 के बाद नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद, बोला कि जो राष्ट्रवाद है कहाँ पर, यूरोप में, मूव अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन, बोला कि किसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, अब उससे दूर हो चुका है। किससे दूर हो चुका है, बोला डेमोक्रेसी के लिए। और दूसरा क्या है, रेवोल्यूशन। पहले ना जब कभी भी ना यूरोप में कहीं पर भी जब राष्ट्रवाद होता था ना, उसका बेसिक पर्पस होता था कि ना डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना है और क्रांति लानी, मतलब क्रांति ला करके डेमोक्रेसी का स्टैब्लिश करना है। लेकिन बोला कि इस बार पर्पस है ना रेवोल्यूशन करके डेमोक्रेसी लाना नहीं है। बोला कि इस बार जो पर्पस है क्या है कि आपके यहाँ पर फॉरेन के लोग, मतलब बाहर के आदमी जो राज कर रहे हैं, उनको बाहर करना आपका एम है। आपका एम ये नहीं कि आप डेमोक्रेसी ला रहे हो। आप बोला कि ना उन लोगों को यहाँ से बाहर करो और फिर अपने यहाँ का जो लोकल पर्सन है, मतलब आपके यहाँ का जो लोग हैं, जैसे कि चाहे वो आपके जर्मन आइडेंटिटी का ही पर्सन होना चाहिए जो आपको शासन करे। मतलब वो चाहते हैं कि जो रूलर हो वो लोकल हो, यहाँ का हो, बाहर का नहीं हो। चाहे वो डेमोक्रेसी वाला हो, मतलब चाहे वो सरकार लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार वाला आदमी हो या फिर राज परिवार का ही आदमी हो, लेकिन होना अपना लोकल ही चाहिए। तो बोला कि इस बार पर्पस डेमोक्रेसी नहीं है और आपका रेवोल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। तो अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। क्या बोल रहा है, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, मतलब राष्ट्रवाद की जो जितनी भी भावनाएं हैं, जितने भी विचार हैं, इन सबको क्या बोला, वर ऑफन मतलब अक्सर, मोबिलाइज मतलब एकत्रित करना, मोबिलाइज मतलब क्या होता है, एकत्रित करना, बाय कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स का मतलब होता है रूढ़िवादी, लेकिन यहाँ पर रूढ़िवादी का मतलब क्या हुआ कि जो एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन, जैसे कि मोनार्की का जो सिस्टम को जो सपोर्ट करते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई एकदम बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव। यहाँ पर कंजर्वेटिव्स का मतलब है जो राजा के सिस्टम पर बिलीव करता है, जिसका ऐसा मानना है कि राजा को ही शासन करना चाहिए, राजा का ही राज होना चाहिए, डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, उनके बारे में बात हो रही है। क्या बोला कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स मतलब राष्ट्रवाद की भावनाएं अक्सर किसके द्वारा एकत्रित की जाती है, कंजर्वेटिव्स के द्वारा एकत्रित की जाती है। किसके लिए, फॉर प्रमोटिंग, बढ़ावा देना। किस चीज़ को बढ़ावा देना, स्टेट पावर। ये है चीज़, स्टेट पावर मतलब शासन की बात हो रही है यहाँ पर
कि स्टेट पावर को बढ़ावा देना एंड अचीव करना, किसको? पॉलिटिकल डोमिनेशन को। पॉलिटिकल डोमिनेशन का किस मतलब क्या हुआ कि राजनीतिक रूप से दबदबा होना चाहिए हमारा, डोमिनेशन ओवर द यूरोप। बोला कि इस बार नेशनल सेंटिमेंट जो है ना एकत्रित की जा रही, किसके द्वारा? कंजर्वेटिव्स के द्वारा, मतलब रूढ़िवादी के द्वारा, मतलब जो लोग राजा के सिस्टम में बिलीव करते हैं, ठीक है ना। तो बोला कि इनका मकसद क्या है कि प्रमोट करना, किस चीज को प्रमोट करना? स्टेट पावर को प्रमोट करना। स्टेट पावर का मकसद होता है कि आपके यहाँ पर शासन कौन चला रहा है, और बोला कि उस व्यक्ति को पावरफुल बनाना, मजबूत बनाना, आपके यहाँ का लोकल होना चाहिए, और इतना मजबूत बना लेना कि पूरे के पूरे यूरोप में आपका दबदबा हो, आपकी सुनी जाती है, मतलब आप एक तरीके से वहाँ के सुपर पावर बन चुके हो, आपके हिसाब से ही सब कुछ होना चाहिए, आपके बगैर बोले पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए, मतलब इतना पावरफुल बनना है। मतलब यहाँ पर एम सिर्फ और सिर्फ जर्मन यूनिफिकेशन का ही नहीं है, बोला कि इस यूनिफिकेशन के बियॉन्ड आपको इतना पावरफुल बन जाना है कि लोग आपके नाम को लेकर के बोले कि हाँ ये इतने पावरफुल पर्सन है। क्योंकि अब आने वाले आगे पॉइंट में हम डिस्कस भी करेंगे क्या कि जब जर्मन यूनिफिकेशन होगा भी ना, तो जो राजा है वो जर्मनी में शपथ नहीं लेगा, वो फ्रांस में शपथ लेगा। क्यों? बोला कि ना उस समय के जो दादा थे, जो गुंडे थे, वो फ्रांस के राजा हुआ करते थे, मतलब जो फ्रांस के लोग हुआ करते थे। तो ऐसे में बोला कि मैं वहाँ पर जाकर शपथ लूँगा, जर्मन एम्पायर बनूंगा। बताओ, फ्रांस का राजा सॉरी बोला कि जर्मनी का राजा आपके फ्रांस में जाकर के शपथ ले रहा है, इसका मतलब वो फ्रांस में एक मैसेज देना चाह रहा है कि अब से हम पावरफुल है आपके वेस्टर्न यूरोप में। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। प्रशिया टुक द लीडरशिप। प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन। बोला कि जर्मन यूनिफिकेशन का बागडोर कौन संभालेंगे? प्रशिया के राजा कौन है? विलियम फर्स्ट। बोला कि ऐसे में ना मौका सही है, यही वो मौका है जब आपको यूज़ करना है इस फोर्स को, जैसा नेपोलियन ने किया था। कैसे? बोला कि फ्रांस में रेवोल्यूशन हो चुका था, वहाँ पर राजा का राज खत्म हो चुका था, और फ्रांस में नेपोलियन ने देखा कि पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। उस पॉलिटिकल वैक्यूम को उसने यूज़ किया और वहाँ पर शासक बना, राजा बना, और फिर इसके बाद में लगभग 804 से लेकर के 815 तक शासक बनकर के रहा। हालांकि बीच में एक दो बार वो हट चुका था, वो वापस आता है, इसको फ्लाइट ऑफ ईगल भी बोलते हैं। तो बोला कि जब उसने उस 10 साल 11 साल में जब राज किया तो उसने अपना पूरा का पूरा पावरफुल बन गया, और उसने बहुत सारी टेरिटरीज जीत ली यूरोप की। तो ऐसा ख्याल कहाँ पर आया? किसको? प्रशिया का राजा विलियम फर्स्ट को आया। बोला कि ये भी एक तरीके से क्या है कि एक वैक्यूम क्रिएट हो चुका है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, अभी जस्ट क्रांति खत्म हुई है। कौन से वाला? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाली बात कर रहे हैं हम। तो ऐसे में बोला कि लोग अभी भी चार्ज है, लेकिन उनको सही लीडरशिप की ज़रूरत है। और बोला अगर हमने वो सही लीडरशिप दे दी तो इस जर्मन यूनिफिकेशन के बाद में राजा कौन हो गया? हम होंगे। तो बोला ये सही मौका है, इसको गंवाना नहीं है। इस मौके को हमने पकड़ लिया ना, तो आप ये देखो कि पूरे और जर्मन साम्राज्य का आप सम्राट बन जाओगे। तो बोला कि यही सही मौका है, इस पर हथौड़ा मार देना चाहिए। मतलब लोहा अभी एकदम गर्म है, जस्ट क्रांति हुई है, बस आपको यूज़ करना है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप प्रशियन रूलर हो, मतलब आप लोकल हो, आप जर्मन कल्चर का पार्ट हो, आप कोई बाहरी नहीं हो। ऐसे में क्या होगा कि सिंपथीज भी जो होगी जनता की वो आपके साथ होगी, आपका कभी विरोध नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क। बोला कि प्रशिया का जो राजा है विलियम फर्स्ट, उसका सबसे भरोसेमंद आदमी जो है, चीफ मिनिस्टर जो है उसका, वो है बिस्मार्क। उसने क्या किया कि चीफ मिनिस्टर बिस्मार्क को बुलाया और बोला कि देखो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम सौंपने जा रहा हूँ, आपको मेरी मदद करनी है, सहायता करनी है, आपको जो कुछ भी चाहिए वो मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन ये काम आपको करना है क्योंकि मेरा सबसे ट्रस्टेड पर्सन अगर वही है तो वो आप हो, और आपको सारा का सारा काम करना है। ठीक है ना। तो बोला कि बिस्मार्क वाज द चीफ आर्किटेक्ट। बोला कि बिस्मार्क जो है ना इस पूरी की पूरी योजना का सबसे मुख्य जो है आपका किरदार है। ठीक है ना, जो इस पूरी की पूरी ना इसको रचेगा और पूरी की पूरी ना इस जो बिखरा हुआ जर्मन स्टेट्स है उन सबको जोड़ने का जो काम करेगा, जो ये सारा का सारा काम करेंगे बिस्मार्क। ठीक है, ऑफ दिस प्रोसेस
कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ दी व्हाट प्रशियन आर्मी। इसके लिए ना ये प्रशिया से बोल राजा को बोलेगा कि मुझे आपकी सेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतनी सारी जगह पर जो बाहर के शासक जो आ रखे उनको हम क्या करेंगे, हरा करके यहाँ से बाहर निकालेंगे। और इसके अलावा ये इतना लेंदी प्रोसेस है, इतने सारे जर्मन स्टेट्स को साथ में लेकर के आना है। क्या करना है? इतने सारे जर्मन स्टेट्स को साथ में लेकर के आना है। तो ऐसे में मुझे आपकी स्टेट मशीनरी की रिक्वायरमेंट रहेगी। स्टेट मशीनरी का मतलब क्या हो गया? सरकारी तंत्र की जरूरत पड़ेगी। तो बोला एक तो मुझे सेना चाहिए ताकि उन लोगों को मैं लड़ करके हरा करके यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा सकूँ। और दूसरी चीज़ बोला कि इतना बड़ा प्रोसेस का काम है तो मुझे स्टेट मशीनरी की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स और उनका जितना भी काम जाम देखने वाले वो सारे लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो आपको मुझे ये 2 चीज़ें प्रोवाइड करा के देनी है, आपका पूरा का पूरा मैं काम कर दूंगा जैसा मैंने आज तक किया है। ठीक है ना? तो प्रशिया का जो राजा है उसको सेना भी देता है और साथ में पूरी की पूरी गवर्नमेंट मशीनरी भी देता है कि आपको जैसा चाहिए आप लीजिए, लेकिन काम पूरा करके दीजिए। ठीक है? 3 वॉर्स। अब बोला कि इसके पास में सेना आ चुकी है। अब सेना आ चुकी है तो इस सेना को यूज़ भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो लोग नहीं मानेंगे समझाने से तो फिर उसको कूटना पड़ेगा। ठीक है ना? तो बोला कि 3 वॉर्स, कितने? 3 वॉर्स लड़े गए। कितने सालों के दौरान? 7 सालों के दौरान, ओवर द 7 ईयर्स। तो कूटेंगे इनको तीनों को। जो गुंडे यहाँ पर आकर के बैठे हुए कौन कौन है वो गुंडे? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और लास्ट में है आपका फ्रांस वाले। तो बोला कि इन सब को पीट पीट करके यहाँ से बाहर निकालना है। तो बोला कि सेना की जरूरत पड़ी। 7 साल में लगभग इन्होंने 3 युद्ध लड़े और तीनों में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस सबको यहाँ से हरा करके बाहर का रास्ता दिखा दिया कि चले जाओ यहाँ से, आज के बाद दिखना मत यहाँ पर। ठीक है ना? और एंडेड इन द प्रशियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। मतलब बात हो रही है आपकी जर्मन यूनिफिकेशन की, कि बोला इस प्रकार से जर्मन यूनिफिकेशन होता है। ठीक है? अब आते हैं अगले पॉइंट की। तो बोला कि 18 जनवरी 1871, बोला 18 जनवरी 1871 के समय, क्योंकि हमने जिस लास्ट वाले पॉइंट में क्या देखा कि प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, मतलब अब सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता के रूप में राजा को क्या करना है? अपना कोरोनेशन करना बाकी। तो कोरोनेशन कब होगा? वो होगा 18, मतलब राज्याभिषेक 18 जनवरी 1871 में। ठीक है ना? तो ये हो रहा कहाँ है? जर्मन यूनिफिकेशन हो रहा है। राजा कहाँ का है? प्रशिया का है। लेकिन देखो यहाँ पर कुछ यूनिक हो रहा है। ठीक है ना? क्या यूनिक हो रहा है? कि इन द हॉल ऑफ मिरर्स इन पैलेस ऑफ वर्सेल्स। अरे ये वर्सेल्स कहाँ पर है? मैंने तो आज तक कभी जर्मनी में सुना नहीं है कि वर्सेल्स वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। लेकिन मैंने एक चीज़ सुनी है ना, बोला कि वर्सेल्स जो है वो फ्रांस में एग्जिस्ट करता है। बोला कि जर्मन यूनिफिकेशन हो रहा है। राजा कहाँ का है? प्रशिया का है। और शपथ कहाँ हो रही है? राज्याभिषेक कहाँ हो रहा है? वर्सेल्स के, फ्रांस के वर्सेल्स में हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो फ्रांस से वेस्टर्न यूरोप को एक मैसेज देना चाहते हैं। क्या? नाउ वी आर द न्यू पावर हाउस ऑफ द वेस्टर्न यूरोप इन जनरल। बोला कि पश्चिमी यूरोप के में एक नया पावर हाउस आ चुका है। और वो कौन है? वो है आपके जर्मनी के लोग। जर्मनी का राजा बना है, कौन बना है? प्रशिया का राजा। बोला कि इस जर्मन एम्पायर का जो सबसे बड़ा शासक बन रहा है, जो एम्परर बना है, वो कौन है? प्रशिया का राजा केजर विलियम फर्स्ट, ये वाला। तो बोला इसको एक मैसेज दे देना था पूरे यूरोप में, इसलिए ना जानबूझ करके वर्सेल्स में रखा। क्यों? क्योंकि उस समय पर सबसे ज़्यादा किनकी चलती थी? तो वो आपकी चलती थी फ्रांस के शासकों की। क्यों? क्योंकि फ्रांस के जो शासक हुआ करते थे, इनके मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे ऑस्ट्रिया के साथ में। तो ऑस्ट्रिया वॉज वन ऑफ द बिग पावर्स इन द यूरोप। तो ऐसे में क्या था कि एक मैसेज को कन्वे करना था सब लोगों को। क्या? कि अब से बाजार के अंदर, या अब से देखा जाए तो यूरोप के अंदर एक नया साम्राज्य आ चुका है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पहले इतना कमज़ोर नहीं है। तो बोला ऐसे में क्या कि जानबूझ करके वर्सेल्स के मिरर हॉल में ये सेरेमनी रखी गई थी कड़ाके ठंड के समय पर। तो बोला कहाँ का राजा था? प्रशिया का राजा था। क्या नाम है उसका? ठीक है? बोला केजर विलियम फर्स्ट, जो आपके प्रशिया का राजा है, जिसने पूरी लीडरशिप चलाई थी। और बोला कि अब से वो क्या है? ही वॉज प्रोक्लेम्ड एज जर्मन एम्परर। बोला कि जर्मनी का नया शासक आ चुका है। ठीक है? तो ये है। तो बोला इस प्रकार से द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है।
और आपके देखा कि हमें एक नया एम्परर मिल चुका है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो जुड़िए रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। आप मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।